हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर वाइज जनरल साइंस प्रिपरेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेव, मोशन एंड साउंड का एमसीक्यू का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, स्पेशली आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। रेडिएशन यूज्ड इन टीवी रिमोट इज। हमारे टीवी रिमोट में जो रेडिएशन यूज होता है वो इंफ्रारेड होता है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इंफ्रारेड हमारे आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, पर हम इसे देख सकते हैं अपने डिजिटल कैमरा या अपने फोन के कैमरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द ऑडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में दो टाइप का सिग्नल एमिट होता है, एक ऑडियो और एक वीडियो। इन सिग्नल्स को हमारे तक पहुंचाने के लिए मॉड्यूलेट करना पड़ता है, जिसे कम्युनिकेशन के दुनिया में मॉड्यूलेशन बोला जाता है। वैसे तो मॉड्यूलेशन का बहुत टाइप है, पर हमें बस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखना है। मॉड्यूलेशन को सिंपल में समझते हैं। सपोज हमारा स्पीच एक नॉर्मल वेव फॉर्म है, इसे अगर दूर तक पहुंचाना है तो उसे इस फॉर्म में पहुंचाना नामुमकिन है। इसे दूर तक पहुंचाने के लिए हम एक कैरियर वेव का इस्तेमाल करते हैं और ये कैरियर वेव को इस साउंड वेव के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट किया जाता है। अगर इसको इस साउंड वेव के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट किया जाए तो उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे, और अगर इसे इस साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करेंगे तो इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में जो ऑडियो सिग्नल होता है उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, और जो वीडियो सिग्नल होता है उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से किसका वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है? तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सबसे लंबा होता है रेडियो वेव, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, ये आता है विजिबल रेज। विजिबल रेज भी 7 कलर्स में डिवाइडेड है विबग्योर में, और इसमें सबसे लंबा होता है वेवलेंथ रेड का और सबसे छोटा होता है वायलेट का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है। विजिबल रेज के बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। अगर इसे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर सजाने बोले तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाते रेडियो वेव्स का सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट इज डिटेक्टेड बाय। जो एनिमी का एयरक्राफ्ट होता है वो डिटेक्ट होता है बाय रडार। ये सबको पता होगा, और इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार सिस्टम में रेडियो वेव्स का यूज होता है, इसका आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट्स इन आवर ईयर फॉर अबाउट। साउंड हमारे कान में कितने देर तक रहता है, इसे बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, और ये रहता है 0.1 सेकेंड तक, यानी 1/10 ऑफ अ सेकेंड। याद रखिएगा, परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेयर ऑफ द अर्थ दैट रिफ्लेक्ट्स बैक द रेडियो वेव सिग्नल इज। कौन सा लेयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है? तो इसे हमने वीडियो के पहले पार्ट में देख लिया है। इसका आंसर होगा आयोनोस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मेसोस्फेयर, और उसके सबसे ऊपर में रहता है आयनोस्फेयर, जहाँ पे थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर रहता है। आयनोस्फेयर अराउंड 60 से लेके 1000 किलोमीटर के रेंज तक रहता है, और इसमें पाए जाने वाले गैस सोलर रेडिएशन से आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे आयनोस्फेयर बोला जाता है। याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है,
जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। याद रखिएगा, जितने भी वेदर फेनोमेना होता है जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेनिंग, स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म, ये सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुपरसोनिक वेव मूव्स। वेलोसिटी के टर्म पे अगर वेव को डिवाइड किया जाए तो वो 3 तरह के होते हैं, एक सबसोनिक, एक सुपरसोनिक और एक हाइपरसोनिक। इसे डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर। मैक नंबर एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम। ये नॉर्मली अपना एटमॉस्फेयर को लेके चलते हैं हम, तो मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और ऊपर में स्पीड ऑफ द गिवन वेव। ये रेशियो अगर 1 से कम आए तो उसे सबसोनिक वेव बोलेंगे। ये रेशियो अगर 1 से ज़्यादा आए और 5 से कम आए तो उसे सुपरसोनिक बोलेंगे। और ये रेशियो अगर 5 से ज़्यादा आए तो उसे हम हाइपरसोनिक बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फास्टर देन साउंड, क्योंकि अगर ये रेशियो 1 से कम होगा तो ये गिवन वेव का स्पीड साउंड के स्पीड से कम होगा। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो इसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होगा। और ये अगर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर फॉर अ डिस्टिंक्ट इको। एक डिस्टिंक्ट इको के लिए साउंड के सोर्स के और रिफ्लेक्टर के बीच में कितना दूरी होना चाहिए मिनिमम। तो ये होता है अराउंड 17 मीटर। इसे समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा परसिस्टेंस ऑफ साउंड जो होता है वो 0.1 सेकेंड तक होता है। तो इसका मतलब साउंड को 0.1 सेकेंड के अंदर ही लड़के वापस आ जाना पड़ेगा एक डिस्टिंक्ट इको के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में साउंड का स्पीड होता है अराउंड 343 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में ये स्पीड से साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो रहा है 34.3 मीटर। यानी साउंड सोर्स यहाँ जाके रिफ्लेक्टर में लड़के फिर वापस आ जा रहा है 0.1 सेकेंड में, और इस टाइम में ये पूरा दूरी तय कर रहा है 34.3 मीटर का। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये इसका आधा हो जाएगा बाई 2। तो इसका आंसर होगा अराउंड 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन एयरक्राफ्ट व्हेन इट मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। जब एक एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से फास्टर ट्रैवल करता है तो वो कौन सा वेव प्रोड्यूस करता है। तो ये शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल है शॉक वेव्स का। ये एक जेट प्लेन है जो कि स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर ट्रैवल कर रहा है। यही अगर एक मोटर बोट वाटर में स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर ट्रैवल करे तो वो जो वेव्स निकालता है उसे बोलते हैं बो वेव्स। तो दोनों याद रखिएगा, एयर में अगर हो तो शॉक वेव्स और वाटर में हो तो बो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रडार सिस्टम यूज्ड बाय पुलिस टू चेक स्पीडिंग व्हीकल्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ। रडार सिस्टम से पुलिस जितने भी व्हीकल्स हैं उनका स्पीड चेक करता है, और ये एप्लीकेशन है डॉपलर्स इफेक्ट का। समझते हैं डॉपलर्स इफेक्ट होता क्या है। सपोज ये एक साउंड का सोर्स है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन यानी जैसे जैसे टाइम बढ़े इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो या दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो। इस केस में हम बोलेंगे कि दोनों बॉडी आपस में रिलेटिव मोशन में है। इस साउंड सोर्स का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा और इस ऑब्जर्वर तक पहुंचते पहुंचते जो इस साउंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा वो उसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होगा। इसी को डॉपलर्स इफेक्ट बोला जाता है। अब देखते हैं डॉपलर्स इफेक्ट का एप्लीकेशन। डॉपलर्स इफेक्ट ब्लड फ्लो का डायरेक्शन और स्पीड मेजर करने में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज बाय पुलिस टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ये हमने देख लिया। डॉपलर्स इफेक्ट से स्टार्स और गैलेक्सीज कितने स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ये भी डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन नाइट विजन apparatus? नाइट विजन apparatus के लिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं। आपने मूवीज और पिक्चर्स में देखे होंगे कि सोल्जर्स रात में लड़ने के लिए अपने सिर पे एक लाइट का यूज करते हैं, वो और कुछ नहीं, इंफ्रारेड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉट कैनॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सर्फेस ऑफ द मून ड्यू टू? मून पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मून में कोई मीडियम नहीं है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम का ज़रूरत होता है। पर याद रखिएगा, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसका बेस्ट एग्जांपल है सन। स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, तो तब भी सन का लाइट हमारे अर्थ तक आराम से पहुंच जाता है। और हमें पता है साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, इसीलिए सन का जो बर्निंग का साउंड होता है वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचता। और एक चीज़ याद रखिएगा, सनलाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में अराउंड 500 सेकेंड लगता है और मून लाइट को 1.2 सेकेंड के अराउंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड? इन चारों में से कौन सा टेक्नोलॉजी अल्ट्रासोनिक साउंड पे काम करता है? तो वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी का मेन यूज होता है प्रेग्नेंट वेमेन का और उसके फीटस का हेल्थ कैसा है इसका इंफॉर्मेशन निकालने में होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट के फंक्शनिंग का टेस्ट के लिए यूज होता है। और एमआरआई जो होता है उसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये 3 चीज पे काम करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स और तीसरा कंप्यूटर। इससे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का एक डिटेल्ड इमेज निकाला जाता है जो नॉर्मल इमेजिंग टेस्ट से नहीं निकाल पाते हैं। एमआरआई से ये भी पता लगाया जा सकता है कि एक ट्यूमर कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैमल दैट फाइंड्स इट्स प्रे थ्रू इकोलेशन इज? कौन सा मैमल अपना खाना इकोलेशन के द्वारा खोजता है? तो इसका आंसर होगा बैट्स। बैट्स यानी चमगादड़। चमगादड़ जो होते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। अगर सामने कुछ ऑब्स्टिकल रहा और उसमें लड़के ये उस बैट के पास पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि सामने कुछ है। इस प्रोसेस को इकोलेशन बोला जाता है। याद रखिएगा, बैट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। डॉग्स, कैट्स, मॉस्किटोज, ये सारे क्रीचर्स भी अल्ट्रासोनिक वेव्स आराम से डिटेक्ट कर पाते हैं। और एक वेव होता है इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है। और याद रखिएगा, जितने बड़े बड़े चीज़ हैं जैसे एलिफेंट, वेल्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ओशन वेव्स, वो सारे इंफ्रासोनिक वेव्स निकालते हैं। और जितने छोटे छोटे चीज़ हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, मॉस्किटोज, बैट्स, वो सारे अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।